दिस इज योग माया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ योग माया। आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर जुड़े हैं जो कि आपके आगामी यूजीसी नेट परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी आने वाली यूजीसी नेट की परीक्षाएं जो हैं जून के दूसरे सप्ताह या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में संभावित हैं, इसलिए तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर पाऊँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड के एक महत्वपूर्ण चैप्टर हाइपोथेसिस के बारे में, यानी परिकल्पना के बारे में। जिन लोगों का पेपर 2 एजुकेशन है उन लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाइपोथेसिस से एजुकेशन पेपर में रिसर्च से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार हाइपोथेसिस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नल हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस आते हैं। तो यह चैप्टर जो है एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस अछूते नहीं रहते हैं। डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चंस या फिर कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से रहते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के हाइपोथेसिस को, यानी कि हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना। परिकल्पना या हाइपोथेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है। हाइपोथेसिस का हिंदी रूपांतरण है परिकल्पना। हाइपोथेसिस में 2 वर्ड हैं, पहला है हाइपो HYPO और दूसरा है थीसिस THESIS। हाइपो का अर्थ होता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा, हाइपो का अर्थ होता है। और थीसिस का मतलब है कोई सिद्धांत या कोई निष्कर्ष जो कि सत्यापित किया गया है, उसको थीसिस कहते हैं। तो यानी कि जो है हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक ऐसा निष्कर्ष या सिद्धांत जो कि थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, या तो सत्य या असत्य हो सकता है। तो इस तरह से हाइपोथेसिस जो है एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, एक घोषणात्मक कथन है, जिसके द्वारा जो है शोधकर्ता अपने शोध को, अपने रिसर्च को जो है अंत तक, निष्कर्ष तक पहुंचाता है। हाइपोथेसिस जो है, आप अगर जनरल भाषा में अगर कहा जाए तो हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च पेपर की रीढ़ की हड्डी है, जिसके आधार पर उसकी आधारशिला रखी जाती है, जिसके आधार पर उसका पूरा ढांचा तैयार होता है। आपका हाइपोथेसिस डिसाइड करता है कि आपका जो है रिसर्च पेपर किस डायरेक्शन में काम करेंगे, आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होगा, आप किस तरह की शोध प्रविधियों, रिसर्च मेथड्स का उपयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हाइपोथेसिस पर। तो हाइपोथेसिस का जो है शाब्दिक अर्थ हमने जाना कि हाइपो और थीसिस। हाइपो मीन्स थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा कोई भी चीज़, और थीसिस मतलब सत्यापित निष्कर्ष या सिद्धांत। तो आगे हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कार्लिंगर द्वारा दी गई है हाइपोथेसिस की, जिससे हमारा जो है हाइपोथेसिस का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा माइंड में। तो जो है यहाँ कार्लिंगर कहते हैं कि परिकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य, परिकल्पना हाइपोथेसिस 2 वेरिएबल्स के बीच, 2 या 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच एक कल्पनात्मक कथन है। यह जो है हम कल्पना करते हैं कि जो है आने वाले समय में इस स्टडी के द्वारा हमें यह प्राप्त होगा, हमारा निष्कर्ष ये होगा, हम यह सत्यापित कर पाएंगे। इस तरह से इसका स्टेटमेंट होता है। तो हाइपोथेसिस क्या है, 2 या 2 से अधिक, 2 एंड मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच जो है एक जो है कल्पनात्मक कथन है ना। परिकल्पनाएं हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में होती है। हाइपोथेसिस जो होता है हमेशा इसका स्टेटमेंट का टाइप होता है, वो होता है डिक्लेरेटिव। हमेशा वह एक हाइपोथेसिस जो है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के रूप में होता है, और वे या तो सामान्य रूप से या विशेष रूप से चरों तक संबंधित होता है। तो जो है परिकल्पनाएं जो होती हैं सामान्य रूप से भी चरों तक संबंधित होती है, और विशेष रूप से भी चरों से चरों तक संबंधित होती है, यानी कि वेरिएबल टू वेरिएबल जो है रिलेट करता है हाइपोथेसिस। तो हमने क्या जाना, परिकल्पना जो है एक कल्पनात्मक कथन के रूप में होती हैं और घोषणात्मक वाक्य के रूप में लिखी जाती हैं।
यह जो है परिकल्पना जो है क्या होता है, एक सुनियोजित अनुमान होता है। हम उसको पहले से प्री प्लान्ड अजम्पशन बनाते हैं कि अगर हम ये स्टडी इस दिशा में करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है इस प्रकार से आ सकता है। तो ये सुनियोजित अनुमान होती है और हम काल्पनिक रूप में हल कर देते हैं कि आने वाले समय में जब हमारा रिसर्च कंप्लीट होगा तो हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एक तरह से काल्पनिक हल भी होता है। तो जो है परिकल्पना को हमने समझा कार्लिंगर की परिभाषा के द्वारा। ये परिकल्पना जो है दो या दो से अधिक चरों के बीच एक कल्पनात्मक कथन है ना, और यह हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में लिखा जाता है और यह चरों से चरों तक संबंधित होती है। चलिए आगे देखते हैं परिकल्पना की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना की प्रकृति जो है, पहला हुआ प्रत्यात्मक होता है या संप्रत्यात्मक या प्रत्यात्मक इसकी प्रकृति होती है। सुनियोजित अनुमान होता है, यह जो है हम लोग प्री प्लान अजम्पशन करते हैं। इसमें घोषणात्मक होता है, आगे ऊपर हमने पढ़ा जो है डेफिनेशन में कि हमेशा इसका स्टेटमेंट जो है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है। या तीसरा हो गया चरों के मध्य कार्य कारण संबंध की स्पष्टता देता है। हाँ, कोई भी हाइपोथेसिस जो है चरों के मध्य जो है कार्य और कारण, इसके कार्य और कारण के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। कौन? हाइपोथेसिस, परिकल्पना, भविष्योन्मुखी। बिल्कुल, हम लोग जब परिकल्पना निर्माण करते हैं तो परिकल्पना को निर्माण करने में हम लोग यह दर्शाते हैं कि भविष्य में या आने वाले समय में या रिसर्च को एनालाइज करने के बाद हमें एज अ रिजल्ट ये प्राप्त होगा। तो डेफिनेटली यह भविष्योन्मुखी है। वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बिंदु, बिल्कुल जो है परिकल्पना की प्रकृति है वह किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो है सेंट्रल पॉइंट के रूप में काम करता है। यानी कि हमारा जो है रिसर्च घूम फिर कर उसी परिकल्पना के इर्द गिर्द रहता है, क्योंकि जब हम परिकल्पना शुरू के चैप्टर 1 में ही हम लोग परिकल्पना बनाते हैं, उसी के आधार पर हम लोग सैंपल डिसाइड करते हैं, उसी के आधार पर रिसर्च मेथडोलॉजीज का चुनाव करते हैं और डेटा एनालाइज के बाद हम लोग उन्हीं डेटा एनालाइजिंग के दौरान हम लोग उन्हीं परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं और उसके अंत में हम लोग जो है जो भी हमारे निष्कर्ष हैं वहाँ तक या सिद्धांत हैं हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो शुरू से लेके अंत तक परिकल्पना का बहुत बड़ा योगदान होता है रिसर्च को कंप्लीट होने में। तो इसीलिए परिकल्पना को शोध का केंद्र बिंदु माना जाता है। हमने देख लिया परिकल्पना की प्रकृति क्या है। अब हम लोग जानेंगे परिकल्पना की विशेषताएं क्या है, क्या क्या विशेष बात है परिकल्पना में, अब हम लोग जानेंगे। परिकल्पना जो है क्या होता है, पहला है कि तथ्यात्मक सहमति। परिकल्पना में जो है रिसर्चर सहमति प्रदान करता है कि जो है इन तथ्यों के बीच क्या संबंध होगा। वह तथ्यों के रूप में बताता है कि जो है किस तरह से हम अपने रिसर्च को करेंगे, हमारा जो है क्या प्रोसेस होगा, क्या सैंपलिंग होगा, किस एरिया को फोकस करके हम जो है रिसर्च कर रहे हैं। ये सारे तथ्यों की सहमति रिसर्चर जो है अपनी परिकल्पना के रूप में देता है। प्राकृतिक नियमों के अनुरूप, बिल्कुल जो है कोई भी परिकल्पना जो है जो भी उसका नियम है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। हमेशा जो है अकॉर्डिंग टू जो नेचुरल उसका कंडीशंस है हम उसको लेकर परिकल्पना निर्धारित करते हैं और नेचुरल कंडीशंस के साथ साथ जो रियल फैक्ट्स हैं उनसे संबंधित हमारी परिकल्पनाएं होती हैं। सरल रूप, बिल्कुल परिकल्पनाओं का जो रूप है जब वो एज अ स्टेटमेंट हम लोग घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि जो है रिसर्च के दौरान एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर हम कहें कि घरेलू महिलाएं और कामकाजी महिलाएं, ये अगर इनके बीच दो वेरिएबल्स हैं, एक हो गए घरेलू महिलाएं और दूसरी हो गई कामकाजी महिलाएं। तो अगर हम लोग कहें कि घरेलू महिलाएं एवं
कामकाजी महिलाओं के मध्य जो है घरेलू महिलाएं घर को अच्छे से संभालती हैं, या फिर हम लोग कहें कि नहीं, कामकाजी महिलाएं किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से सामंजस्य कर सकती है। तो इस तरह से हम लोग जो भी जो है अपना डिक्लेरेशन देते हैं, कथन परिकल्पना के रूप में बनाते हैं, उसको सरलतम रूप में निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट वन इज शाब्दिक स्पष्टता। शाब्दिक स्पष्टता क्या है? हम लोग जो है जब परिकल्पना बनाते हैं तो उनमें शब्दों की स्पष्टता बहुत मायने रखते हैं। शब्दों के हेरफेर से ही हमारा परिकल्पना का प्रकार बदल जाता है कि यह जो है दिशात्मक परिकल्पना है, अदिशात्मक परिकल्पना है या शून्य परिकल्पना है। यह केवल शाब्दिक स्पष्टता के कारण ही हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट वन इज अनुसंधानकर्ता की दक्षता। परिकल्पना जो है एक अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च को कितने बेहतर तरीके से करेगा, यह उसकी परिकल्पना से ही झलकता है। दो चीजें हैं मेन, एक होती है ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा होता है हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्टिव्स पर ही हाइपोथेसिस डिपेंड करते हैं। तो जो है जब भी कोई रिसर्चर हाइपोथेसिस क्रिएट करता है तो जो है वह अनुसंधानकर्ता की दक्षता को दर्शाता है। नेक्स्ट वन इज सिद्धांत, तथ्य, नियम एवं अवधारणाओं से मुक्त। जो है हमारी जो परिकल्पना होती है वह किसी भी सिद्धांत या किसी भी तथ्य या फिर किसी भी नियम से मतलब जो है जुड़ी हुई नहीं होती, नियम के आधार पर नहीं होती है। हम डायरेक्टली सिचुएशंस को लेते हैं, वेरिएबल्स के बीच कंपैरिजन या फिर वेरिएबल्स के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं और हम चाहें तो किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता जो है रिसर्चर को मिलती है। तो जो है ये सारी क्या हो गई परिकल्पना की विशेषताएं। तो हमने देखा परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिकल्पना की परिभाषा क्या है, परिकल्पना की प्रकृति क्या है, परिकल्पना की विशेषताएं क्या है। अब हम लोग देखेंगे एक परिकल्पना का किसी रिसर्च में क्या इम्पोर्टेंस है या फिर अनुसंधान में परिकल्पना का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। पहला है कि परिकल्पना समस्या एवं समाधान के मध्य की मजबूत कड़ी है। यह समस्या के समाधान तक पहुंचाती है। बिल्कुल, जब हम लोग किसी परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो वह एक तरह से हम जो भी प्रॉब्लम ले रहे हैं, जो भी रिसर्च का टॉपिक है हमारा, उसी के आधार पर हम परिकल्पना बनाते हैं और परिकल्पना के बनाने के बाद से हमारा जो है रिसर्च केंद्रित हो जाता है और हम अपनी परिकल्पना के अनुसार ही जो है न्यायाधीश या सैंपल का चुनाव करते हैं, शोध प्रविधियों रिसर्च मेथडोलॉजीज का चुनाव करते हैं और एक डायरेक्शन में हम लोग जिस तरह से हमारी कल्पना हमने निर्मित की है हम काम करते हैं और अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, यानी कि उस समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। इसलिए परिकल्पना जो है समस्या एवं उसके समाधान के बीच की मजबूत कड़ी है और यह समाधान तक पहुंचाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट वन है परिकल्पना अनुसंधान की संपूर्ण कार्यरेखा को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल स्पष्ट ही है कि जब हम परिकल्पना बनाते हैं तो उसकी कार्यरेखा इसलिए परिकल्पना द्वारा बनती है रिसर्च की, क्योंकि जैसी परिकल्पना के आधार पर ही सैंपलिंग, उसी तरह का पॉपुलेशन से सैंपलिंग लेना है हमें जो रिसर्च मेथडोलॉजीज उपयोग करनी है अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस ही होंगी। तो जो हमारा रिसर्च है तो कहाँ जाएगा, कंप्लीटली वह परिकल्पना जो है परिकल्पना के आधार पर ही जब हमने सब कुछ चुना है तो हमारे रिसर्च भी है उसी पर आधारित होगा। तो एक परिकल्पना ने क्या किया कि वह रिसर्च की संपूर्ण कार्यरेखा को उसने निर्मित कर दिया, आधारशिला उसी ने रखा, है ना। नेक्स्ट इज परिकल्पना समस्या का सीमांकन करती है। बिल्कुल, किसी भी समस्या को अगर लेते हैं हम, कोई भी समस्या है तो वह जो है सीमित क्षेत्र में हम लोग का क्या एक रिसर्चर के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जब बड़े पैमाने पर रिसर्च अगर हो तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हम जो है अपना
रिसर्च एक लिमिटेड एरिया पे, लिमिटेड पॉपुलेशन पे ही अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी, जैसे कि किसी भी टीचिंग मेथड का प्रभाव हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि नहीं, किसी बच्चे को स्टडी मटेरियल के साथ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ पढ़ा रहे हैं, और किसी बच्चे को नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, बिना ICT के पढ़ा रहे हैं। तो दोनों में अगर हम लोग फ़र्क देखना चाहते हैं तो जो है हमारी जो क्या कहते हैं, क्या हम लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में देखेंगे, या प्राइवेट स्कूल के 2 स्कूल्स में देखेंगे, तो इस तरह से हम लोग अपने स्टडी को लिमिटेड करते हैं, डिलिमिट करते हैं, ताकि हम जो है उसके प्रभाव को देख सके, और उसी के माध्यम से हम लोग बड़े पैमाने पर भी उसको अप्लाई करते हैं। तो यानी कि अगर हम लोग अपने रिसर्च को डिलिमिट करते हैं, तो यह परिकल्पना पे आधारित है। हम लोग परिकल्पना में शब्दों के रूप में यह मेंशन कर देते हैं कि हमारा जो है रिसर्च इज योगमाया, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ योगमाया। आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर जुड़े हैं, जो कि आपके आगामी UGC नेट परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी आने वाली UGC नेट की परीक्षाएं जो हैं जून के दूसरे सप्ताह या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में संभावित हैं, इसलिए तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर पाऊँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं UGC नेट पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड के एक महत्वपूर्ण चैप्टर हाइपोथेसिस के बारे में, यानी परिकल्पना के बारे में। जिन लोगों का पेपर 2 एजुकेशन है, उन लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाइपोथेसिस से एजुकेशन पेपर में रिसर्च से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार हाइपोथेसिस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नल हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस आते हैं। तो यह चैप्टर जो है एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस अछूते नहीं रहते हैं। डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चंस या फिर कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से रहते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं UGC नेट पेपर 1 के हाइपोथेसिस को, यानी कि हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना। परिकल्पना या हाइपोथेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है। हाइपोथेसिस का हिंदी रूपांतरण है परिकल्पना। हाइपोथेसिस में 2 वर्ड हैं, पहला है हाइपो HYPO और दूसरा है थीसिस THESIS। हाइपो का अर्थ होता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा, हाइपो का अर्थ होता है। और थीसिस का मतलब है कोई सिद्धांत या कोई निष्कर्ष जो कि सत्यापित किया गया है, उसको थीसिस कहते हैं। तो यानी कि जो है हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक ऐसा निष्कर्ष या सिद्धांत जो कि थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, या तो सत्य या असत्य हो सकता है। तो इस तरह से हाइपोथेसिस जो है एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, एक घोषणात्मक कथन है, जिसके द्वारा जो है शोधकर्ता अपने शोध को, अपने रिसर्च को जो है अंत तक, निष्कर्ष तक पहुंचाता है। हाइपोथेसिस जो है, आप अगर जनरल भाषा में अगर कहा जाए तो हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च पेपर की रीढ़ की हड्डी है, जिसके आधार पर उसकी आधारशिला रखी जाती है, जिसके आधार पर उसका पूरा ढांचा तैयार होता है। आपका हाइपोथेसिस डिसाइड करता है कि आपका जो है रिसर्च पेपर किस डायरेक्शन में काम करेंगे, आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होगा, आप किस तरह की शोध प्रविधियों, रिसर्च मेथड्स का उपयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हाइपोथेसिस पर। तो हाइपोथेसिस का जो है शाब्दिक अर्थ हमने जाना कि हाइपो और थीसिस। हाइपो मीन्स थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा कोई भी चीज़, और थीसिस मतलब सत्यापित निष्कर्ष या सिद्धांत। तो आगे हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कार्लिंगर द्वारा दी गई है हाइपोथेसिस की, जिससे हमारा जो है हाइपोथेसिस का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा माइंड में। तो जो है यहाँ कार्लिंगर कहते हैं कि परिकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य, परिकल्पना हाइपोथेसिस 2 वेरिएबल्स के बीच, 2 या 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच एक कल्पनात्मक कथन है। यह जो है हम कल्पना करते हैं कि जो है आने वाले समय में इस स्टडी के द्वारा
हमें यह प्राप्त होगा, हमारा निष्कर्ष ये होगा, हम यह सत्यापित कर पाएंगे। इस तरह से इसका स्टेटमेंट होता है। तो हाइपोथेसिस क्या है? दो या दो से अधिक, 2 and more than 2 वेरिएबल्स के बीच जो है एक जो है कल्पनात्मक कथन है ना। परिकल्पनाएं हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में होती है। हाइपोथेसिस जो होता है हमेशा इसका स्टेटमेंट का टाइप होता है, वो होता है डिक्लेरेटिव। हमेशा वह एक हाइपोथेसिस जो है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के रूप में होता है, और वे या तो सामान्य रूप से या विशेष रूप से चरों तक संबंधित होता है। तो जो है परिकल्पनाएं जो होती हैं सामान्य रूप से भी चरों तक संबंधित होती है, और विशेष रूप से भी चरों से चरों तक संबंधित होती है, यानी कि वेरिएबल टू वेरिएबल जो है रिलेट करता है हाइपोथेसिस। तो हमने क्या जाना? परिकल्पना जो है एक कल्पनात्मक कथन के रूप में होती हैं और घोषणात्मक वाक्य के रूप में लिखी जाती हैं। यह जो है परिकल्पना जो है क्या होता है? एक सुनियोजित अनुमान होता है। हम उसको पहले से प्री प्लान्ड अजम्पशन बनाते हैं कि अगर हम ये स्टडी इस दिशा में करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है इस प्रकार से आ सकता है। तो ये सुनियोजित अनुमान होती है, और हम काल्पनिक रूप में हल कर देते हैं कि आने वाले समय में जब हमारा रिसर्च कंप्लीट होगा तो हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एक तरह से काल्पनिक हल भी होता है। तो जो है परिकल्पना को हमने समझा कार्लिंगर की परिभाषा के द्वारा कि परिकल्पना जो है 2 या 2 से अधिक चरों के बीच एक कल्पनात्मक कथन है ना, और यह हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में लिखा जाता है, और यह चरों से चरों तक संबंधित होती है। चलिए आगे देखते हैं परिकल्पना की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना की प्रकृति जो है, पहला हुआ प्रत्यात्मक होता है या संप्रत्यात्मक या प्रत्यात्मक इसकी प्रकृति होती है। सुनियोजित अनुमान होता है, यह जो है हम लोग प्री प्लान अजम्पशन करते हैं। इसमें घोषणात्मक होता है, आगे ऊपर हमने पढ़ा जो है डेफिनेशन में कि हमेशा इसका स्टेटमेंट जो है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है। या तीसरा हो गया चरों के मध्य कार्य कारण संबंध की स्पष्टता देता है। हाँ, कोई भी हाइपोथेसिस जो है चरों के मध्य जो है कार्य और कारण, इसके कार्य और कारण के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। कौन? हाइपोथेसिस, परिकल्पना, भविष्योन्मुखी। बिल्कुल, हम लोग जब परिकल्पना निर्माण करते हैं तो परिकल्पना को निर्माण करने में हम लोग यह दर्शाते हैं कि भविष्य में या आने वाले समय में या रिसर्च को एनालाइज करने के बाद हमें एज अ रिजल्ट ये प्राप्त होगा। तो डेफिनेटली यह भविष्योन्मुखी है। वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बिंदु, बिल्कुल जो है परिकल्पना की प्रकृति है वह किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो है सेंट्रल पॉइंट के रूप में काम करता है, यानी कि हमारा जो है रिसर्च घूम फिर कर उसी परिकल्पना के इर्द गिर्द रहता है। क्योंकि जब हम परिकल्पना शुरू के चैप्टर 1 में ही हम लोग परिकल्पना बनाते हैं, उसी के आधार पर हम लोग सैंपल डिसाइड करते हैं, उसी के आधार पर रिसर्च मेथडोलॉजीज का चुनाव करते हैं, और डेटा एनालाइज के बाद हम लोग उन्हीं डेटा एनालाइजिंग के दौरान हम लोग उन्हीं परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, और उसके अंत में हम लोग जो है जो भी हमारे निष्कर्ष हैं वहाँ तक या सिद्धांत हैं हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो शुरू से लेके अंत तक परिकल्पना का बहुत बड़ा योगदान होता है रिसर्च को कंप्लीट होने में। तो इसीलिए परिकल्पना को शोध का केंद्र बिंदु माना जाता है। हमने देख लिया परिकल्पना की प्रकृति क्या है। अब हम लोग जानेंगे परिकल्पना की विशेषताएं क्या है, क्या क्या विशेष बात है परिकल्पना में, अब हम लोग जानेंगे। परिकल्पना जो है क्या होता है, पहला है कि तथ्यात्मक सहमति। परिकल्पना में जो है रिसर्चर सहमति प्रदान करता है कि जो है इन तथ्यों के बीच क्या संबंध होगा। वह तथ्यों के रूप में बताता है कि जो है किस तरह से हम अपने रिसर्च को करेंगे, हमारा जो है क्या प्रोसेस होगा, क्या सैंपलिंग होगा, किस एरिया को फोकस करके हम जो है रिसर्च कर रहे हैं। ये सारे तथ्यों
की सहमति रिसर्चर जो है अपनी परिकल्पना के रूप में देता है। प्राकृतिक नियमों के अनुरूप बिल्कुल जो है कोई भी परिकल्पना जो है जो भी उसका नियम है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। हमेशा जो है अकॉर्डिंग टू जो नेचुरल उसका कंडीशंस है हम उसको लेकर परिकल्पना निर्धारित करते हैं, और नेचुरल कंडीशंस के साथ साथ जो रियल फैक्ट्स हैं उनसे संबंधित हमारी परिकल्पनाएं होती हैं। सरल रूप, बिल्कुल परिकल्पनाओं का जो रूप है जब वो एज अ स्टेटमेंट हम लोग घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि जो है रिसर्च के दौरान एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर हम कहें कि घरेलू महिलाएं और कामकाजी महिलाएं, ये अगर इनके बीच दो वेरिएबल्स हैं, एक हो गए घरेलू महिलाएं और दूसरी हो गई कामकाजी महिलाएं, तो अगर हम लोग कहें कि घरेलू महिलाएं एवं कामकाजी महिलाओं के मध्य जो है घरेलू महिलाएं घर को अच्छे से संभालती हैं, या फिर हम लोग कहें कि नहीं कामकाजी महिलाएं किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से सामंजस्य कर सकती है। तो इस तरह से हम लोग जो भी जो है अपना डिक्लेरेशन देते हैं, कथन परिकल्पना के रूप में बनाते हैं, उसको सरलतम रूप में निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट वन इज शाब्दिक स्पष्टता। शाब्दिक स्पष्टता क्या है? हम लोग जो है जब परिकल्पना बनाते हैं तो उनमें शब्दों की स्पष्टता बहुत मायने रखते हैं। शब्दों के हेरफेर से ही हमारा परिकल्पना का प्रकार बदल जाता है कि यह जो है दिशात्मक परिकल्पना है, अदिशात्मक परिकल्पना है या शून्य परिकल्पना है। यह केवल शाब्दिक स्पष्टता के कारण ही हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट वन इज अनुसंधानकर्ता की दक्षता। परिकल्पना जो है एक अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च को कितने बेहतर तरीके से करेगा यह उसकी परिकल्पना से ही झलकता है। दो चीजें हैं मेन, एक होती है ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा होता है हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्टिव्स पर ही हाइपोथेसिस डिपेंड करते हैं। तो जो है जब भी कोई रिसर्चर हाइपोथेसिस क्रिएट करता है तो जो है वह अनुसंधानकर्ता की दक्षता को दर्शाता है। नेक्स्ट वन इज सिद्धांत, तथ्य, नियम एवं अवधारणाओं से मुक्त। जो है हमारी जो परिकल्पना होती है वह किसी भी सिद्धांत या किसी भी तथ्य या फिर किसी भी नियम से मतलब जो है जुड़ी हुई नहीं होती, नियम के आधार पर नहीं होती है। हम डायरेक्टली सिचुएशंस को लेते हैं, वेरिएबल्स के बीच कंपैरिजन या फिर वेरिएबल्स के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और हम चाहें तो किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता जो है रिसर्चर को मिलती है। तो जो है ये सारी क्या हो गई परिकल्पना की विशेषताएं। तो हमने देखा परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिकल्पना की परिभाषा क्या है, परिकल्पना की प्रकृति क्या है, परिकल्पना की विशेषताएं क्या है। अब हम लोग देखेंगे एक परिकल्पना का किसी रिसर्च में क्या इम्पोर्टेंस है या फिर अनुसंधान में परिकल्पना का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। पहला है कि परिकल्पना समस्या एवं समाधान के मध्य की मजबूत कड़ी है। यह समस्या के समाधान तक पहुंचाती है। बिल्कुल, जब हम लोग किसी परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो वह एक तरह से हम जो भी प्रॉब्लम ले रहे हैं, जो भी रिसर्च का टॉपिक है हमारा, उसी के आधार पर हम परिकल्पना बनाते हैं, और परिकल्पना के बनाने के बाद से हमारा जो है रिसर्च केंद्रित हो जाता है, और हम अपनी परिकल्पना के अनुसार ही जो है न्यायाधीश या सैंपल का चुनाव करते हैं, शोध प्रविधियों रिसर्च मेथडोलॉजीज का चुनाव करते हैं, और एक डायरेक्शन में हम लोग जिस तरह से हमारी कल्पना हमने निर्मित की है हम काम करते हैं और अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, यानी कि उस समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। इसलिए परिकल्पना जो है समस्या एवं उसके समाधान के बीच की मजबूत कड़ी है और यह समाधान तक पहुंचाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट वन है परिकल्पना अनुसंधान की संपूर्ण कार्यरेखा को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल स्पष्ट ही है कि जब हम परिकल्पना बनाते हैं
तो उसकी कार्य रेखा इसलिए परिकल्पना द्वारा बनती है रिसर्च की, क्योंकि जैसी परिकल्पना के आधार पर ही सैंपलिंग, उसी तरह का पॉपुलेशन से सैंपलिंग लेना है हमें जो रिसर्च मेथडोलॉजीज उपयोग करनी है अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस ही होंगी। तो जो हमारा रिसर्च है तो कहाँ जाएगा, कंप्लीटली वह परिकल्पना जो है परिकल्पना के आधार पर ही जब हमने सब कुछ चुना है तो हमारे रिसर्च भी है उसी पर आधारित होगा। तो एक परिकल्पना ने क्या किया कि वह रिसर्च की संपूर्ण कार्य रेखा को उसने निर्मित कर दिया, आधारशिला उसी ने रखा, है ना। नेक्स्ट इज परिकल्पना समस्या का सीमांकन करती है। बिल्कुल किसी भी समस्या को अगर लेते हैं हम, कोई भी समस्या है तो वह जो है सीमित क्षेत्र में हम लोग का क्या एक रिसर्चर के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जब बड़े पैमाने पर रिसर्च अगर हो तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हम जो है अपना रिसर्च एक लिमिटेड एरिया पे, लिमिटेड पॉपुलेशन पे ही अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी, जैसे कि किसी भी टीचिंग मेथड का प्रभाव हम लोग देखना चाह रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि नहीं, किसी बच्चे को स्टडी मटेरियल के साथ टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ पढ़ा रहे हैं और किसी बच्चे को नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, बिना ICT के पढ़ा रहे हैं। तो दोनों में अगर हम लोग फ़र्क देखना चाहते हैं तो जो है हमारी जो क्या कहते हैं, क्या हम लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में देखेंगे या प्राइवेट स्कूल के 2 स्कूल्स में देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने स्टडी को लिमिटेड करते हैं, डिलिमिट करते हैं, ताकि हम जो है उसके प्रभाव को देख सके और उसी के माध्यम से हम लोग बड़े पैमाने पर भी उसको अप्लाई करते हैं। तो यानी कि अगर हम लोग अपने रिसर्च को डिलिमिट करते हैं तो यह परिकल्पना पे आधारित है। हम लोग परिकल्पना में शब्दों के रूप में यह मेंशन कर देते हैं कि हमारा जो है रिसर्च परिकल्पना के तथ्यों की सार्थकता, परिकल्पना जो है तथ्यों की सार्थकता निर्धारित करती है। बिल्कुल हमने जो भी फैक्ट्स लिए हैं, जो भी टॉपिक लिया है, जो भी वेरिएबल्स लिए हैं, उनकी सार्थकता जो है, उनका जो है सिग्निफिकेंस जो है परिकल्पना निर्धारित करती है। परिकल्पना नेक्स्ट है, परिकल्पना प्रदत्तों के संकलन का आधार प्रस्तुत करती है। बिल्कुल मैंने बताया बहुत बार कि जो है जो भी हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, जो भी हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसी के अनुसार हम जो है सैंपल लेते हैं, उसी के अनुसार रिसर्च मेथडोलॉजीज का उपयोग करते हैं। तो इसलिए जो है जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं, प्रदत्तों का संकलन करते हैं, तो यह किस पर आधारित होती है? परिकल्पना पर। अगला है, परिकल्पना समुचित एवं प्रभावी उपकरणों के चयन में सहायक होती है। हम लोग जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स अपने रिसर्च को फुलफिल करने के लिए उपयोग करते हैं, वो सारे जो है कौन आधार प्रदान करता है? वो है हाइपोथेसिस। हम अपना जो है टूल किस तरह से स्टैंडर्डाइज या नॉर्मलाइज टूल यूज़ करेंगे, या फिर हम लोग क्वेश्चनायर यूज़ करेंगे या रेटिंग स्केल यूज़ करेंगे, या फिर जो भी चीज़ें हम लोग टूल्स के रूप में उपयोग करेंगे, वो जो है उसकी सहायता कौन करता है? हाइपोथेसिस। अगला है, परिकल्पना नवीन अनुसंधानों का मार्ग प्रशस्त करती है। बिल्कुल जब भी हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको टेस्ट करके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो हम रिसर्च के लिए फर्दर सजेशंस देते हैं और जो है एक रिसर्चर जो भी टॉपिक पर लेना चाहता है उससे संबंधित पिछले रिसर्च को देखता है, उन हाइपोथेसिस को देखता है और उन हाइपोथेसिस के टेस्टिंग रिजल्ट्स देखता है और तत्पश्चात वह निर्धारित करता है वह किन क्षेत्रों पर वह काम करेगा। तो हमने ये सब जान लिया, डेफिनेशन परिकल्पना का जो है, प्रकृति, नेचर ऑफ हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। तो अब हम लोग जानेंगे परिकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है रिसर्च हाइपोथेसिस या सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस, सारगर्भित या अनुसंधान परिकल्पना। दूसरा है स्टैटिकल या नल हाइपोथेसिस, सांख्यिकी या शून्य परिकल्पना। सारगर्भित परिकल्पना का अर्थ हुआ या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस उनको कहते हैं जो कि प्रॉपर सारगर्भित रूप में, सरल रूप में जिनको लिखा जाता है और जो है रिसर्च में
इन हाइपोथेसिस का उपयोग किया जाता है। ये हाइपोथेसिस जो है आगे चल के दो टाइप की होती है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, दिशाबोधक और अदिशित परिकल्पना। तो सारगर्भित या अनुसंधान परिकल्पनाएं दो प्रकार की हो गई, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, दिशित एवं अदिशित। और नल हाइपोथेसिस को ही हम लोग स्टैटिकल हाइपोथेसिस करते हैं। अनुसंधान परिकल्पना को H1 से डिनोट किया जाता है। नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना को H0 से डिनोट करते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। H0 हो गया नल हाइपोथेसिस और H1 को हम लोग जो है रिसर्च हाइपोथेसिस या डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, नॉन डायरेक्शनल क्या है और शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस क्या है। डायरेक्शनल होता है जब भी हम कोई परिकल्पना बनाते हैं उसमें जो है परिकल्पना की दिशा पहले से ही निर्धारित होती है। एग्जाम्पल के लिए डायरेक्शनल का एक एग्जाम्पल है, जैसे कामकाजी महिलाओं के बच्चे घरेलू महिलाओं के बच्चों से ज्यादा सामाजिक और बहिर्मुखी होते हैं। रिसर्चर कह रहा है कि कोई भी कामकाजी महिला का बच्चा है और साथ ही घरेलू महिला का बच्चा है, उनमें क्या दिखता है कि जो है कामकाजी महिलाओं के बच्चे घरेलू महिलाओं के बच्चों से ज्यादा सोशलाइज, ज्यादा सामाजिक और एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है। तो यहाँ जो है रिसर्चर पहले से दिशा निर्धारित कर दे रहा है कि जो है ऐसा ही रिजल्ट हम लोग पाएंगे कि कामकाजी महिलाओं के बच्चे अधिक एक्सट्रोवर्ट होंगे, ज्यादा सोशलाइज्ड होंगे घरेलू महिलाओं के बच्चों की तुलना में। तो यह डायरेक्शनल है। इस तरह से हम लोग किसी भी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को लिखते हैं। लिखने का तरीका यह है। दूसरा है नॉन डायरेक्शनल अदिशित परिकल्पना। नॉन डायरेक्शनल परिकल्पना में हम लोग जो है दिशा का पता नहीं कर पाते कि किस तरफ रिसर्चर इशारा कर रहा है कि वो दिशा पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं की विद्यालयी उपलब्धि, महिलाओं के बच्चों की, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया है, कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के बच्चों की विद्यालयी उपलब्धि में सार्थक अंतर होता है। यहाँ रिसर्चर कह रहा है कि कामकाजी महिलाएं हैं साथ ही घरेलू महिलाएं हैं, उन दोनों के बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा है कामकाजी महिला का, एक बच्चा है घरेलू महिला का, ठीक है। उनके जो स्कूल अचीवमेंट्स जो भी हैं, उनके एकेडमिक अचीवमेंट्स हो गए, जो भी अचीवमेंट्स हैं उनमें सार्थक अंतर होता है, उनमें डिफरेंस पाया जाता है। सिग्निफिकेंस, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ क्या बोलेंगे इसको, वर्किंग लेडी एंड ए हाउसवाइफ, ठीक है। तो जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं उस परिकल्पना को। यहाँ पर पहले से ही रिसर्चर कहता है कि उनके विद्यालयी उपलब्धि में सार्थक अंतर है। यह अंतर जो है पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यह अंतर ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कामकाजी महिलाओं के बच्चे ज्यादा अच्छा स्टडीज में कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि घरेलू महिलाओं के बच्चे स्टडीज में ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तो इस स्थिति में जो है रिसर्च की जो दिशा जो है पता नहीं चलती है, इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहा जाता है। और इन दोनों को H1 से हम लोग डिनोट करते हैं। अगला है नल हाइपोथेसिस या स्टैटिकल हाइपोथेसिस। एक बड़ा अंतर है, इस हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को सांख्यिकीय हाइपोथेसिस या स्टैटिकल हाइपोथेसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके परीक्षण में सांख्यिकीय स्टैटिकल टेक्निक्स, सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, और वहीं जो है सारगर्भित परिकल्पना में सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग करना सरल नहीं होता है। और नल हाइपोथेसिस में जो है स्टैटिकल मेथडोलॉजीज का उपयोग करना बहुत ही सरल होता है, और बिना स्टैटिकल मेथड यूज किए हुए हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो शून्य परिकल्पना का एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के बच्चों के उपलब्धि परीक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
तो यहाँ पे जो है क्या है, नल हाइपोथेसिस है। वहाँ पहले से ही रिसर्चर कह दे रहा है कि जो है चाहे वो घरेलू महिलाओं का बच्चा हो या फिर कामकाजी महिलाओं का बच्चा हो, उनके उपलब्धि विद्यालय में जो भी अचीवमेंट्स हैं उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द क्या है उपलब्धि परीक्षण बिटवीन देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द अचीवमेंट ऑफ a working woman between the children of a working woman और a housewife woman, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं उसको, और इसको डिनोट करते हैं H0 से। इसको किस तरह से लिखते हैं, there is no significant difference बिटवीन जो भी वेरिएबल है आपका, इसको लिखते हैं देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन जो भी आपका वेरिएबल है, इसको डिनोट करते हैं H1 से, इसको भी H1 से। तो हम लोगों ने देख लिया जो है हाइपोथेसिस के प्रकार क्या हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने हाइपोथेसिस के कम्प्लीटली उसके कंसेप्ट और उसके टाइप्स को समझने की कोशिश की। हमने जाना हाइपोथेसिस क्या है, उसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, हाइपोथेसिस की परिभाषा क्या है, हाइपोथेसिस के जो है हाइपोथेसिस की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, हाइपोथेसिस की रिसर्च में क्या महत्ता है, हाइपोथेसिस के कितने प्रकार हैं, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल एंड नल हाइपोथेसिस। आगे हम लोग जो है हाइपोथेसिस के एरर्स पढ़ेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, और भी सारी चीज़ें अगले वीडियोस में मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के